हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो यूनिट 4 का लास्ट टॉपिक चल रहा था मेंटेनिंग परफॉर्मेंस के बारे में। हम पहले रिकॉर्ड के बारे में पढ़ चुके हैं, कैसे हमें रिपोर्ट को तैयार करना है, कैसे हमने बच्चों के जो रिकॉर्ड है उसका रख रखाव कैसे करना है। तो आज हम बात करेंगे पोर्टफोलियो के बारे में। पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो इज़ द इंस्ट्रूमेंट इन विच द वर्क डन बाय द स्टूडेंट। कि ये पोर्टफोलियो एक ऐसा साधन होता है जिसमें छात्रों द्वारा किए जाने वाला कार्य इकट्ठा करके रखा जाता है, ठीक है। और इन विच बोथ टीचर एंड स्टूडेंट कैन बी प्रैक्टिकल चेक एंड डेवलपमेंट इम्पैक्ट एंड रिजल्ट ऑफ द टीचिंग प्रोसेस। कि जो शिक्षक होता है वह छात्र दोनों ही की जो शिक्षण का विकास होता है, प्रभाव परिणाम समय समय पर उसकी जांच की जाती है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो टीचर हो। हर एक चीज़ का जो होता है उन सब की जांच की जाती है, क्योंकि ये एक ऐसा महत्वपूर्ण साधन होता है। दिस टूल इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट examines and the major development of student and the help in examining the teacher process। कि ये एक ऐसा महत्वपूर्ण साधन है क्योंकि ये छात्रों के कर्मक विकास की जांच करता है और शिक्षण प्रक्रिया की जांच में भी ये सहायक होता है कि टीचर्स ने कैसे उसकी यानी कि उसका जो पोर्टफोलियो कैसे तैयार किया, ठीक है। ये सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? एक टीचर के ऊपर, ठीक है। अब शिक्षक जो है यंत्र शिक्षण के महत्वपूर्ण शिक्षक को एक जो शिक्षक यंत्र होता है उसको एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त करवाता है और छात्र के ज्ञान और उनके व्यवहारिक प्रयोग को प्रदर्शित करता है, ठीक है बेटा। और हालांकि की परंपरागत परीक्षाओं के अपने उद्देश्य होते हैं, लेकिन उनको भी संजोग कर यानी कि उनका भी एक अभिलेख, सचित अभिलेख शामिल किया जाता है, ठीक है। और द असाइनमेंट कैन हेल्प द टीचर टू द डिटरमाइन द पीस एंड डायरेक्शन द पेस ऑफ डायरेक्शन ऑफ क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस। यानी कि ये शिक्षक को कक्षा के निर्देशों के बारे में, उनकी गति निर्देशक के बारे में सहायक होता है। और ज़्यादातर टीचर्स क्या होते हैं, इनका जो वैल्यूएशन से ज़्यादा महत्व देते हैं, हाँ, और जो ये शिक्षण प्रक्रिया के लिए उतना ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ द मार्किंग कैन बी डन थ्रू oral discussion and work journal etc. The portfolio describe the students accomplishment in the class, home and social। यानी कि कहने का बात ये होती है बेटा कि इस प्रकार का जो होता है, इसमें मौखिक चर्चा हो सकती है, कार्यपत्रिका हो सकती है, इस आदि के माध्यम से किया जा सकता है। और छात्रों का जो आलंकन होता है जिसमें किसी भी कौशल का प्रदर्शन नहीं किया जाता और इसके नई विषय वस्तुओं के द्वारा शिक्षण की गतियों और विधि को निश्चित किया जाता है। पोर्टफोलियो छात्र की विद्यालय, घर, ठीक है, और समाज में उपलब्धियों का एक वर्णित होता है, यानी कि उसमें वर्णन किया होता है कि वो उसका जो बिहेवियर स्कूल में कैसा है, घर में कैसा और समाज के साथ कैसा है। और इसमें विभिन्न कौशलों से परंपरागत को भी प्रदर्शित किया जाता है। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्र सभी बातों का संपूर्ण संप्रेषण अधिगम द्वारा पा सकते हैं और इसकी जांच हेतु उसका मूल्यांकन भी किया जाता है, ठीक है। If the particular student of the group of students are not able to learn the imagination of the student in the same cases, that is there are some weakness in their learning, diagnostic test and conduct to the mark this is the their reason। कहने का मतलब कि यदि कोई छात्र विशेष या छात्र का कोई भी समूह कुछ किसी मामले में, किसी विषय में जो कल्पनाएं नहीं सीख पाते हैं, अर्थात उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी हो या कोई त्रुटि हो रह जाती है, तो इसके द्वारा पोर्टफोलियो के द्वारा उसका निदानात्मक किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे किया जा सकता है बेटा, मतलब ये है कि पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि बच्चे का स्टार्टिंग से सर्कल कैसा रहा और एंड में जाकर उसका सर्कल कैसा। अगर उसको किसी चीज़ की कमी महसूस होती है तो उसको उस कमी को दूर किया जा सकता है, ठीक है। और
इसका प्रयोग द्वारा उनकी किसी भी अधिगम विशेष में अनुभव की जाने वाली कठिनाइयाँ होती हैं, कोई कमजोरियाँ होती हैं, उनका निदान करके उसको सॉल्व करके उसे उपचारात्मक कदम दिया जा सकता है। ठीक है, विद्यार्थियों की जो कमजोरियाँ होती हैं ना, जो पोर्टफोलियो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो ऐसे कि ताकि वो अगर जो उनकी वीकनेस फर्स्ट डे में थी वो आगे चलकर आने वाली क्लासेस में, आने वाली स्टडी में वो चीज़ ना हो। ठीक है, और पोर्टफोलियो में पूर्ण निर्धारित क्रेडिट प्रदान किया जाता है, अगली कक्षा में जाने के लिए अनिवार्य होता है, क्योंकि अगर बच्चे का पीछे का जो रिज़ल्ट है वो ठीक नहीं है, वो पोर्टफोलियो में देखा जाता है, उसके ही आधार पर नेक्स्ट क्लास का उसको नेक्स्ट क्लास के लिए नियुक्त किया जाता है। और ये क्रेडिट क्या होता है, पूरे शैक्षिक स्तर पर आधारित किया जाता है। और पोर्टफोलियो जो होता है ना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है रोल निभाता है। ठीक है, टीचर्स के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। हर एक बच्चे का पोर्टफोलियो तैयार करने के लिए उसकी हर एक कमी, हर एक वीकनेस, हर एक जो बुराई और जो कमी होती है उसको दूर करने के लिए उसका एक पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है, ताकि आगे चलकर उस बच्चे को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है बेटा, ये हमारा यूनिट 4 फिनिश होता है। हमारा जो यूनिट 1 में से एक टॉपिक रहता था फर्स्ट यूनिट में से एस्थेटिक इन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा में सौंदर्य शास्त्र। अब सौंदर्य शास्त्र की अगर हम बात करें कि सौंदर्य शास्त्र है क्या चीज़, ये शिक्षा के माध्यम से बहुत सी इसमें बातें आती है कि वर्तमान युग में इन द प्रेजेंट एरा aesthetic in the development in the word freedom branch. The basic purpose of this branch is the evaluate the study of beauty. कि वर्तमान युग में सौंदर्य शास्त्र एक स्वतंत्र शाखा के रूप में विकसित हुआ और इस शाखा का मूल उद्देश्य सौंदर्य का अध्ययन व मूल्यांकन करना। ठीक है, और जो अगर हम एस्थेटिक की बात करें, इसका जो पर्याय बनकर सौंदर्य शास्त्र हिंदी में प्रचलित हुआ। ठीक है, इसको यानी कि सौंदर्य शास्त्र को पहले क्या बोला जाता था, एस्थेटिक। और सुंदर की अवधारणा भारतीय समाज में पहले से ही चली आ रही है। अब सत्यम शिवम सुंदरम की अगर बात की जाए, जो भारत की जितनी भी संस्कृति है इसी के ऊपर टिकी हुई है, और इसी सौंदर्य को एक तंत्र शास्त्र के रूप में पहले से ही देखा गया है। ठीक है, और सौंदर्य शास्त्र जैसे कुछ लोग नंदन शास्त्र होता है, ललित शास्त्र होता है, हिंदी में एस्थेटिक का पर्याय बनकर ही प्रचलित हुआ। और जो अगर 18वीं शताब्दी की बात की जाए कि जो जर्मन दार्शनिक थे बॉमगर्टन को दिया जाता था, उन्होंने दर्शन शास्त्र काव्य शास्त्र को एक ही हिस्सा माने। ठीक है, और आज के युग में सौंदर्य शास्त्र सभी ललित कलाओं से इनका विवेचन किया। अब ललित कलाएं, इसमें सौंदर्य शास्त्र की बात करें तो सुंदरता हर एक चीज़ में होती है। ठीक है, अब चित्रकला है, डांस कला, ये हमारी नृत्य कला है और संगीत कला है। अब इन सब में हर एक चीज़ में सौंदर्य शास्त्र का रोल होता है। अब मनुष्य क्या है, मनुष्य ही नहीं सभी प्राणी सुख शांति आनंद के लिए सौंदर्य प्रेमी होते हैं। ठीक है ना, हम होते हैं ना, जैसे कि बहुत बोर हो चुके हैं तो ऐसी जगह में जाना चाहिए। अब लोग शिमला क्या करने आते हैं, अगर देखा जाए तो शिमला में है क्या, ब्यूटी। ठीक है ना, जो हमें नीचे वाले लोगों को नहीं मिलती है देखने को। पहाड़ है, व्यू है, जैसे बारिश होती है तो फोगी हो जाता है। ये क्या है, ये सौंदर्य शास्त्र ही मनुष्य को अपने और खींच के लाता है। और पंछी अपना सुंदर घोंसला बनाकर निवास करता है, हम भी अपना घर बनाते हैं, हम अपने सपनों का घर बनाते हैं, अपने हिसाब से बनाते हैं, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से बनाते हैं, अपनी सोच के अनुसार उस चीज़ को बनाते हैं, तो वो हमें वो चीज़ अच्छी लगती है। अब गोल्ड वाले की बात करें तो वो अगर निकासी करता है गहनों पर तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है।
जुलाहे की बात करें, कपड़े वाले की बात करें, बढ़ाई की बात करें, किसी भी चीज़ को तो इनके जो डिज़ाइन होते हैं वो हमें जो होते हैं पसंद आते हैं, हमें मोह लेते हैं। तो यहाँ ये सब चीज़ें किससे प्राप्त होती हैं? सौंदर्य से। अब वर्तमान में क्या होता था, भूषण पहनकर निकलना आजकल के टाइम में खतरे से खाली नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जो हम लेडीज़ हैं, अपनी खुशी के लिए, अपने सौंदर्य के लिए ये ज्वेलरी पहनते हैं। और सौंदर्य का प्रभाव सोना चांदी बहुमूल्य होने के उपरांत भी लोग सौंदर्य दर्शन के लिए, जरूरी नहीं कि इन्हीं चीज़ों से मिलता, कोई नेचुरली ब्यूटी होती है जो कुछ भी ना पहने और वैसे भी सुंदर लगते हैं। ठीक है, घरों में फलदार, फूलदार, सुंदर सुगंधित पौधे होते हैं, डेकोरेशन सामान होते हैं, हरियाली होती है, हरा भरा, यानी कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? सौंदर्य शास्त्र के बीच में आती हैं। और ये मानव जीवन में सौंदर्य अनुभूति का विकास करने में सभी ललित कलाओं का विशेष योगदान होता है, चाहे कोई लकड़ी का काम हो, चाहे गोल्ड का काम हो, चाहे कपड़े का काम हो, एवरीथिंग। ठीक है, ये मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट हम करेंगे कलात्मक और सौंदर्य बोध के बारे में। अब आर्टिस्ट इज द बॉन्ड विद द ह्यूमन बींग्स, आर्ट इन द लाइक ह्यूमन नॉलेज, जस्ट as नॉलेज इज रिलेटेड टू ह्यूमन, इज द सम वे ह्यूमन हैज द लोज रिलेशनशिप विद द आर्ट। अब कला का जन्म मनुष्य के साथ ही हुआ है। ठीक है, कला बनाई किसने? सत्य शिवम सुंदरम की अगर बात की जाए तो नेचुरल चीज़ें तो हैं, है ना, नदियाँ हैं, झरने हैं, पहाड़ हैं, नेचुरलिटी है, बट जो कला है वो मनुष्य के साथ भी अटैच्ड है। इसको आगे, अब इतने अच्छे अच्छे पुल बनाए गए हैं, इतनी इतनी अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ होती हैं, इतने इतने अच्छे लोगों के घर होते हैं, डेकोरेट इतना अच्छा अच्छा करते हैं, और कपड़े डिज़ाइन इतने अच्छे होते हैं, ज्वेलरी के डिज़ाइन इतने अच्छे होते हैं, लकड़ी का काम इतना अच्छा होता है, ये सब मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ है। और कला तो मनुष्य की ज्ञानेंद्रियों की भांति होता है, और जिस प्रकार मानव के लिए ज्ञानेंद्रियों का संबंध है, उसी प्रकार मानव का भी कला से घनिष्ठ संबंध रहा है। ठीक है, जस्ट एज द ह्यूमन बॉडी इज द अनकम्प्लीट विदाउट नॉलेज साइंस, सिमिलरिटी ह्यूमन लाइफ इन अनकम्प्लीट विदाउट आर्ट, एंड आर्ट हैज़ द क्लोज रिलेशनशिप विद ह्यूमन। उसी जिस प्रकार मनुष्य का शरीर ज्ञानेंद्रियों के बिना अधूरा है, उसी प्रकार मानवीय जीवन भी जो है कला से अधूरा है। ठीक है, कला और आदि मानव का एक घनिष्ठ संबंध रहा है। अब अगर हम आदि मानवों की बात करें तो जंगली जानवर, पशुओं की तरह जंगली जीवन था उनका, लेकिन तब भी आदि मानव ने कला का सहारा लेकर विकास की ओर बढ़ावा किया। ठीक है ना, वो जब खुश होते थे तो वो आर्ट बनाते थे। देखा होगा आप लोगों ने बुक्स में, पेड़ों टहनियों से उन्हें घर बनाने शुरू किए, वो टोकरियाँ बनानी शुरू की जिसमें वो अपना खाना रखते थे। ठीक है ना, उनके लिए पत्थरों से औजार बनाए, सर्दी गर्मी से बचने के लिए गुफाओं के बजाय वो घरों में आके रहने लगे, खालों को सील कर शरीर को पूरा ढकना ओढ़ना शुरू कर दिया उन्होंने। यानी कि ये सारी चीज़ें ना मनुष्य के द्वारा ही हैं। धीरे धीरे समय बदला, सभ्यता बदली, संस्कृत का विकास हुआ, आत्मा परमात्मा का संबंध हुआ, समाज में धर्म का जन्म हुआ, धर्म से प्रभावित होकर देवी देवताओं ने धार्मिक चित्र बनाए। ये सारी चीज़ें क्या है? मनुष्य से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, अब जैसे रामायण है, महाभारत है, और उन समय के जो चित्र आज भी प्रचलित है। ठीक है, उन्हीं को देख के हमने राम, श्री कृष्ण, ये सारी कलाएं जो हैं ये खुदाई के दौरान मिली हैं, और इन सब का कला के साथ कोई ना कोई घनिष्ठ संबंध जरूर माना गया है। ठीक है बेटा, और कहने का अर्थ ये होता है कि मनुष्य जो है निर्मित वस्तुओं में उपयोगिता के साथ आनंद का अभ्यास करता है। ठीक है ना, उन्हीं वस्तुओं के साथ आनंद का अर्थ होता है सुंदर और मधुर। और आर्ट इज़ द आउटकम ऑफ इंटरमोस्ट फीलिंग ऑफ द हार्ट। जो कला होती है आंतरिक भावनाओं, विचारों की अभिव्यक्ति करवाता है। ठीक है, कोई कहता है ना कि संतुष्टि होगी इस चीज़ को देख के। अब जैसे ना हमारा जो दिल करता है, हम जो चाहते हैं, अगर वो हमें वैसा ही मिल जाए तो संतुष्टि मिल जाती है। वही चीज़ होती है कि कला का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि इसे एक सूत्र में परोकर इसका वर्णन करना तो कठिन है, लेकिन इसके बावजूद भी कला को परिभाषित करने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, कला का जो शब्द बहुत छोटा माना गया है, जिसमें कोई किनारा नहीं है, कोई गहराई नहीं है। अब हमारे आसपास देखो कितनी अच्छी ब्यूटी है, नेचुरलिटी है,
लोग अगर जो बाहर से आते हैं वो देखते हैं कि कैसे ये टूटे। अब अगर हम देखा जाए तो मंदिर नीचे ज़रूर होते हैं, लेकिन मंदिर जो नीचे वाले मंदिर होते हैं उनको ज़्यादातर वो डेकोरेशन, यहाँ जो मंदिर होते हैं वो लकड़ी के होते हैं और उसमें लकड़ी के ऊपर नक्काशी जो की होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है ना, तो ये सारी जो क्या है वो कला प्रेमी मानी जाती हैं और ये मनुष्य के जो हार्ट को है वो इतना भावनाओं को और विचारों को इतना अभिव्यक्त करती हैं। ठीक है, आर्ट इज़ अ सिंपली एन एक्सप्रेशन ऑफ ड्रेस इन ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम ऑफ वर्क वर्ड लाइन्स कलर लाइन्स लाइक अदर मीडियम्स। कि अगर एक प्रसिद्ध कलाकार की दृष्टि से देखा जाए तो कला एक कलाकार की आत्मा का बाहरी स्वरूप होता है। अगर वो कोई कविता लिखता है ना तो अपने अंदर आत्मा की आवाज़ से लिखता है, उसको जो पसंद जो उसको फीलिंग होती है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये रेखाओं के माध्यम से, रंगों के माध्यम से, शब्दों, सुरों और तीनों द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है। अब सॉन्ग्स इतने अच्छे होते हैं जो दिल को छू लेते हैं। अब कोई चित्र इतना अच्छा होता है दिल को छू लेता है, तो वो उनकी अपनी बाहरी जो ब्यूटी होती है वो उनके सामने आती है। कहते हैं ना, मुझे एक सामाजिक प्राणी कहा जाता है। उनके हृदय में अनेक आशाएं, आकांक्षाएं और गहरी संवेदनाएं होती हैं और मनुष्य जो होता है वो उनमें मन में अनेक भावों की उत्पत्ति होती है और भावों के प्रभाव ढंग प्रस्तुत करने के लिए ही उन्होंने चित्रकला लिपि अभिव्यक्त का माध्यम बनाया है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कला के बिना जीवन सच में अधूरा है। ठीक है ना, अगर हमें कलर से ना होते फीका फीका लगता हर चीज़। अब अगर हम कोई ड्राइंग बनाते हैं तब तक अधूरी बनाई जाती है, अगर किसी का चित्र बनाते हैं ना तब तक अधूरा माना जाता है जब तक उसमें हम रंग नहीं भरते। तो इसलिए कला जो है मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट माना गया है। कला उतनी ही पुरानी है जितना मानवीय जीवन माना गया। ठीक है बेटा, और इसकी प्रत्येक कला की अपनी मान्यताएं होती हैं और ये मान्यताएं सभी कलाओं के समान होती है। जैसे अब कल्पना है, प्रकृति है, अनुपात है, रस है, नैतिकता है, कला के साधन है, ये सारी चीज़ें क्या हैं कला को परिभाषित करती हैं। ठीक है बेटा, इसका आगे हम नेक्स्ट इसका पार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।